तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। ओमिक्रॉन लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार फिगर जो है बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में अब, हालांकि बीच में कुछ सुकून के पल लगे थे कोरोना के सेकेंड वेव के बाद, जो सबसे खतरनाक था लास्ट ईयर, शायद हम में से कोई नहीं भूलेगा। अब लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ वापस जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अभी ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन सुनना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस आ गए हैं। न्यू ईयर की जितनी पार्टीज बाकी चीज़ों उसके लिए गाइडलाइंस, भीड़ भाड़ कुछ नहीं होगा। नोएडा में 144 लगाया गया है। शादियों में भी अब 200 गेस्ट से ज़्यादा नहीं होंगे। आज ही मेरे पास सुबह एक दो दोस्तों और जानने वाले का फ़ोन आया, शादी का सीज़न है। अब वो कह रही हैं गेस्ट कितने, अभी कितने 500 600 बुला रखे हैं, कुछ तो 1000 वाले भी हैं। अब वहाँ 200, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन, एक्सपर्ट का ये कहना है कि शायद फरवरी में पीक पे होगा। लेकिन अच्छी ये भी कह रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, तेज़ी से आएगा और तेज़ी से जाएगा। तो दुआ यही है कि 2020 ने जो हम लोगों को दिखाया, 21 ने जो दिखाया, कम से कम 22 में ऐसा कुछ ना हो और ये कोरोना बस विदा ही ले ले और ये ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट भी जो है अब पीछा छोड़े और ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलने दे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने कई बार इसी कहानी में ये लाइन कही है और हमेशा सोचता हूँ कि कभी ये गलत भी हो जाए, अफसोस होता नहीं। जब कोई जुर्म करता है और उस जुर्म को करने के दौरान वो जो कुछ सोचता है, किसके साथ कर रहा है, शायद सोचता ही नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया में चाहे जितने भी इंसान हों, जिस देश के हों, जिस रंग के हों, जिस उम्र के हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी रिश्ता हो, आप जितने रिश्ते आपको पता है आप सोच लीजिए, पड़ोसी हो, जानकार हो, अनजान हो, हर एक के साथ जुर्म हुआ है। जिसने भी दुनिया में जस आया ही है, जो अभी माँ की कोख से बाहर निकला है, ऐसे लोग, बच्चों को भी मार दिया गया है जिसे पता ही नहीं है कि वो जिस दुनिया में जा रहा है वो दुनिया है कैसी, क्योंकि अभी तो उसने आंखें भी नहीं खोली। बट ऐसे सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जहाँ पे एक बच्चा माँ की कोख से बाहर निकला और उसी वक्त उसे मार डाला। कुछ ने गला घोट दिया, कुछ ने ले जाकर कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, किसी ने जंगली जानवरों के आगे डाल दिया, किसी ने मुंह में रेत डाल दिया। तो हर उम्र, हर तरह के लोगों के साथ जुर्म हुआ है। और ये मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो कहानी है, बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर लगातार कई दिनों से कह रहे थे और इत्तेफाक की बात है बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैं इसको आपसे शेयर नहीं कर पाया, लेकिन जानना चाहिए ताकि इंसानी सोच को भी हम समझ सकें। क्योंकि इस कहानी की जड़ में एक चीज़ है और वो है जो हमारे और आप हम सबकी का उससे पाला पड़ता है। हमारे पड़ोसियों से, अपनों से, रिश्तेदारों से बहुत बार झगड़ा होता है, बहुत बार नहीं बनती है। ख़ासतौर पर पड़ोसियों को लेकर बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं। लेकिन दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई या एक मोहल्ले में कोई एक शख्स जो सबसे लड़े या लड़ती हो और वो सिर्फ इस मामूली झगड़े की वजह से कोई ऐसा कदम उठाए, ये सोच से परे की चीज़ है। 2.5 साल की एक बच्ची की कहानी है। नाम उसका इतना खूबसूरत है कि एक बार आप सुने तो भूलेंगे नहीं। और उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, शायद अगर किस्मत ने साथ दिया होता, कुछ मिनट का हेर फेर होता, तो आज मैं उसकी कहानी नहीं सुना रहा होता, वो जिंदा होती। दिलरोज कौर, देखिए कितना खूबसूरत नाम है, दिलरोज कौर। 2.5 साल की एक मासूम बच्ची, इसकी तस्वीर भी होगी, आप देखेंगे। ये कहानी दिलरोज कौर की है। लुधियाना के एक छोटे से इलाके जिसका नाम है शिमलापुरी, वहां की रहने वाली दिलरोज कौर। दिलरोज कौर के जो फादर हैं वो पंजाब पुलिस में और पंजाब पुलिस की IRB बटालियन में, यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, 3rd इंडियन रिजर्व बटालियन। और इस वक्त उनकी जो पोस्टिंग थी वो वहीं पे एक गिल गांव है, उसके सरपंच हैं। उन सरपंच के सिक्योरिटी में ये लगे हुए थे, सीनियर हवलदार और हरप्रीत सिंह। परिवार में इनके पिताजी शमिंदर सिंह उनका नाम, इसके अलावा उनकी माँ हरविंदर कौर, पत्नी किरण कौर, एक बेटा अमनप्रीत सिंह और एक बेटी दिलरोज कौर। ये इनका परिवार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जहाँ पे ये रहते थे शिमलापुरी में, वहाँ पे भी सारा कुछ ठीक था। लेकिन अचानक एक महिला आती है उनके मोहल्ले में रहने के लिए। उस महिला का नाम था नीलम कौर।
नीलम कौर की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ससुराल में पटी नहीं, निभी नहीं। अब ये नहीं मालूम कि गलती किसकी थी, लेकिन नीलम के अपने ससुराल में पटती नहीं और वो पति पत्नी में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नीलम अपने माँ बाप के पास इसी शिमलापुरी गांव में रहने के लिए चली आती है। अब उसके 2 बेटे हैं, वो भी छोटे। दोनों बेटे, आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हैं, घुल मिल जाते हैं। बच्चे का तो मन वैसे ही पाक साफ होता है, दुनिया के छलावे से और बाकी चीज़ों से बड़े दूर होते हैं। तो बच्चे गांव के साथ घुल मिल के खेलते थे, लेकिन शरारती थे। बहुत सारी शिकायतें आती थी बच्चे की, तो नीलम के पास हर बार शिकायत आए उनके दोनों बेटों को लेकर। इस दौरान में नीलम जब अपने घर आई तो उसके घर पे भी बहुत सारे अनजान लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अब उसकी क्या वजह थी नहीं मालूम, लेकिन शहर के मुकाबले गांव में लोग एक दूसरे के घरों पे बहुत नज़र रखते हैं। एक गांव परिवार जैसा होता है, उन्हें पता होता है कि कौन कब कहाँ आ रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी रखते हैं। तो उन्हें बड़ा, एक तो ये कि एक तलाकशुदा महिला है, बच्चों के लेके बड़ी लड़ाई होती है, और उसके घर में अजनबियों का बड़ा आना जाना है अक्सर। अब किसी के घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नए नए चेहरे अक्सर, तो उसके लेके बड़ी गाँव में खानापूसी भी होती है, और खानापूसी के साथ साथ लोग आपस में बातें भी करते हैं। अब इन अजनबियों के आने को लेकर, चूंकि नीलम का घर दिलरोज कौर के घर के बराबर में था, तो दिलरोज कौर के जो दादा और दादी हैं, बाकी तो सब काम पे चले जाते, वो घर पे रहते, तो वो अक्सर देखते रहते। तो उन्होंने कई बार नीलम को और उसके माँ बाप को टोका कि आपके घर में अजनबियों का बड़ा आना जाना है। ये बात नीलम को बुरी लगी। बच्चों के साथ भी झगड़े की बात कई बार उन्होंने टोका कि तुम्हारे बच्चे बदमाश हैं, ये भी बात बुरी लगी। लेकिन ये आम बात है, पड़ोसियों में ऐसी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब गांव वालों की इतनी शिकायतें हो गई थी नीलम और उसके घर में अजनबियों के आने जाने पर, क्लास में नीलम को लगा कि अब इस इलाके को छोड़ देना चाहिए। उसके माँ बाप भी सहमत हो गए। उन्होंने इस गांव से दूर दूसरी जगह पे एक घर भी ले लिया। अब उन्हें घर शिफ्ट करनी है। 28 नवंबर संडे का दिन था। आधा सामान नए घर में शिफ्ट हो चुका, बाकी आधा सामान घर से अब शिफ्ट होना है। और उसी संडे को 28 नवंबर को एक दिलरोज कौर के परिवार को एक फंक्शन में जाना था। उनके एक रिश्तेदार के घर में दोपहर का खाना था। तो पूरा परिवार, उसके पिता जो हवलदार, दादा दादी, माँ भाई, सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद, फंक्शन अटेंड करने के बाद, खाना खाने के बाद, ये लोग करीब 1:30 बजे 2 बजे वापस अपने गांव लौटते हैं। इधर नीलम का ज़्यादातर सामान अब शिफ्ट हो चुका है, आधा सामान अब वो ले जाने की तैयारी कर रही है। आने के बाद अचानक घर के बाहर से दिलरोज कौर गायब हो जाती है। फंक्शन से आई, सब लोग घर गए, अब बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, तो वो बाहर ही रुक गई और वो गायब हो गई। अब ऐसा कभी हुआ नहीं, थोड़ी देर तक 5-10 मिनट उन्होंने देखा, दिलरोज कौर मिली नहीं। उस वक्त टाइम हुआ था 2:15 बजे दोपहर के। अब उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, कहीं मिला नहीं, चूंकि फादर पुलिस में। करीब 1 घंटा बीत गया, 3:15 बज गए। 3:15 बजे तक जब दिलरोज कौर नहीं मिली, तो दिलरोज कौर के पिता ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी अचानक गायब हो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। और इस दौरान में बात आग की तरह फैली पूरे गांव के। हर लोगों ने ढूंढना शुरू किया। प्यारी सी बच्ची थी, नाम सब जानते थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। पुलिस भी फौरन हरकत में आई और वो पहुंची फटाक सा घर दिलरोज कौर के। अब उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, चारों तरफ देखा, वाकई नहीं मिल रही। अब क्या करें। इसी दौरान पुलिस ने उसी वक्त गांव के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको देखना शुरू किया। जैसे ही देखा, ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, एक सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देखा कि दिलरोज कौर नीलम कौर अपने स्कूटर पर उसको बैठा कर ले जा रही है। वो सीसीटीवी का ग्रैब भी है, आप इसी कहानी में आपको दिखाऊंगा। तब नीलम लेकर जा रही है और टाइम वही 2:15 का है सीसीटीवी फुटेज की घड़ी में। अब ये क्लियर हो गया था कि नीलम लेकर गई है, लेकिन इस दौरान तक नीलम जो है वो वापस आई है, क्योंकि सीसीटीवी देखना और ये सब करने में करीब 4 बज चुके हैं। नीलम वापस लौट आई है। अब पुलिस नीलम से पूछती है कि तुमने दिलरोज कौर को देखा, वो झूठ बोलती है दिलरोज कौर के बारे में। लेकिन जब पुलिस कहती है रहा सीसीटीवी फुटेज और तुम स्कूटर पे हो, तो वो घबरा जाती है। इस दौरान में पुलिस वालों को भी पता चल गया कि आखिरी वक्त स्कूटर पे उसी ने देखा था, दिलरोज कौर लेकर जा रही थी। गांव वाले उसकी पुलिस के सामने ही पिटाई कर देते हैं। पुलिस बड़ी मुश्किल से बचाती है नीलम कौर को, और अब उससे पूछती है तो वो फिर बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक प्लॉट खाली है और मैं उसी जगह ले गई थी।
इत्तेफाक से जब पूछताछ हो रही थी उसी दौरान में उस प्लॉट के बराबर में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने वहाँ एक लोकल पुलिस जानने वाला था, उसको इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ था दोपहर का वक्त, मैंने देखा कि एक महिला स्कूटर पर एक बच्ची को लेकर गई है। आधे घंटे बाद मैंने देखा कि वो महिला स्कूटर पर वापस आ रही है लेकिन बच्ची नहीं है उसके साथ। थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगा और बच्ची छोड़ दी। इस दौरान सीसीटीवी की कहानी भी सामने आ गई, पुलिस से इधर भी जानकारी मिली। अब नीलम कौर को लेकर पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है, उस खाली प्लॉट पर पहुंचती है जहाँ पे उसने कहा था कि बच्ची को हमने देखा, लाश रखा था। वहां जाने के बाद बच्ची के जूते जो हैं वो उस खाली प्लॉट के बाहर पड़े हुए मिल गए। एक नया सा गड्ढा दिखा जिसे अभी अभी शायद भरा गया हो। पुलिस ने आनंद फानंद में उस गड्ढे को खोदा। उस गड्ढे के अंदर दिलरोज कौर थी। जब उस गड्ढे से पुलिस ने बाहर निकाला उसे, उसकी सांसें चल रही थी। तब टाइम हुआ था करीब 4:15। करीब 4 बजे उसने उसके अंदर दफनाया था, यानी 15 मिनट तक वो जिंदा मट्टी के अंदर थी। पुलिस उसको फौरन बाहर निकालती है, उसकी नब्ज चल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसे फौरन लेकर भागती है, कि वहाँ पे DCM हॉस्पिटल है वहाँ। जब वहाँ पहुँचती है, डॉक्टर उसे देखते हैं, कुछ मिनट की देरी हो चुकी थी। दिलरोज कौर की सांसें उखड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी। इसके बाद पुलिस नीलम से पूछती है कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि चूंकि इसके दादा हमें बहुत हमेशा कहते रहते थे, बच्चों को भी लेके बातें होती थी, ये लोग टोकते थे, तो मुझे गुस्सा आया। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही थी तो मुझे लगा जाने से पहले बदला लेना है। तो अचानक दोपहर को देखा दिलरोज अकेली है। मैंने, चूंकि मैं पड़ोस में रहती हूँ, वो जानती भी थी, तो उसने कुछ विरोध भी नहीं किया और सीधे चुपचाप मैंने गोद में उठाया, स्कूटर पर बिठाया और लेकर आ गई। बोले मैं प्लॉट पर आई, देखा यहाँ कोई है नहीं। मैंने एक ईंट से पहले उसके सर पे मारा तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मैं डर गई, मुझे लगा कि कहीं इसकी रोने की आवाज़ सुनकर कोई लोग ना आ जाए। तो मैंने फटाफट उसके मुंह में मट्टी ठूंस दिया। इतनी मट्टी भर दी कि वो न सांस ले सके, न रो सके, न चीख सके। इसके बाद वहीं मैंने मट्टी हटाई। 2.5 साल की बच्ची थी और इतना गड्ढा कर दिया कि वो उसके अंदर समा जाए। और उसने कहा कि वो मट्टी डाल के, मैंने देखा भी नहीं कि वो जिंदा है कि मर गई। मैंने उसके ऊपर सारी मट्टी डाल के और गड्ढा भर दिया और भरने के बाद वापस स्कूटर से घर वापस आ गई। बोली मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी, कैमरे ने शायद ये सारी करतूत पकड़ ली, इसलिए मैं पकड़ी गई। दिलरोज कौर की मौत की खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा आ गया, छा गया। लोग गुस्से में हो गए। इसी दौरान उसका भाई वहां पहुंच जाता, जो इस खबर से अनजान था, नीलम कौर का भाई। गांव वाले उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे भी बचाती है। एक पड़ोसी के मामूली झगड़े में एक 2.5 साल की मासूम बच्चियों को हम लोग वैसे भी फरिश्ता मानते हैं, और वो ऐसे बदले का शिकार होगी इस इंसानी दुनिया में। कभी कभी ऐसी खबरें सुनकर या सुनाकर मतलब एक तरह से सिहरन भी पैदा होती है और मन विचलित भी हो जाता है कि हम क्या क्या सोचते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसी उम्र, इलाका, ज़ात, मज़हब, धर्म, रिश्ते, नाते, कोई नहीं बचा है जिसके साथ जुर्म ना हुआ, और कोई भी ऐसा रिश्ता जुर्म से अछूता भी नहीं रहा। थोड़ा सा अगर इंसान सोच ले तो कम से कम इतना तो रहम आ ही जाएगा कि इस 2.5 साल की मासूम बच्ची, जो भी शायद ठीक से पूरा तरह से बोल भी ना पाए, उसे ये भी नहीं मालूम हो कि अच्छा और बुरे में क्या फ़र्क होता है, जुर्म और इंसाफ में क्या फ़र्क होता है, ये लोग भी शिकार बन जाते हैं। अब एक पड़ोसी की मामूली सी झगड़े पर जिस तरीके से नीलम कौर ने इस बच्ची को मारा, जेल की सलाखों में जब तक पीछे रहेगी, मुझे लगता है लंबे वक्त तक, क्योंकि एक मासूम के ऊपर जिस बेरहमी से, जो कि उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बताया कि उसको पहले मारा गया, उसमें यह भी आया कि उसके मुंह से मट्टी निकला, मट्टी उसको ठूंसा गया, और जब उसको दफन किया गया तब भी वो अगले 10-15 मिनट तक सांस ले रही थी, जिंदा थी। पुलिस जब पहुंची तब भी जिंदा थी, लेकिन वहां से जो 13 मिनट का सफर था अस्पताल का, वो भारी पड़ गया और दिलरोज की जान चली गई। इंसानी पागलपन, इंसानी फितूर की एक अजीब दास्तान है जो इस शक्ल में हमारे सामने कभी कभी आती रहती है। तो बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर ने कहा था कि ये सोशल मीडिया पे भी है, बहुत सारे वहाँ पर लेके एजिटेशन भी हुआ है, तो उसकी डिटेल बताएं। तो ये थी पूरी कहानी दिलरोज कौर की, एक 2.5 साल की बच्ची की। अब अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज नेहा डूडी, ये आज इनका जन्मदिन है, मास कॉम कर रही हैं, और इनके जो फादर हैं अशोक डूडी बिश्नोई जी, उन्होंने लिखा है कि अभी वो जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हैं, और
उसकी तमन्ना है कि जब जर्नलिज्म कर ले तो पहला इंटरव्यू मेरा करे। तो पक्का नेहा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जर्नलिज्म की पढ़ाई करो और वादा करता हूँ जब तुम कहोगे ज़रूर इंटरव्यू देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो एंड ऑल द बेस्ट। इसके अलावा शिव प्रजापत हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिव प्रजापत। और ये दिलीप प्रजापत अहमदाबाद से हैं, उन्होंने भेजा, उनके बेटे हैं, मतलब ये पिता हैं दिलीप साहब। इसके अलावा ध्रुवी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुवी, संजय गोंडालिया जी ने भेजा है। रेमा उगाले का भी आज जन्मदिन है और कलाम खान ने भेजा, इनके दोस्त, तो हैप्पी बर्थडे रेमा। लक्ष्मी प्रिया नायक उर्फ मिली, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी। और इनके पति जया जुटक नायक, उन्होंने भेजा है ये सोनपुर उड़ीसा से। इसके अलावा करिश्मा दरियानी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे करिश्मा जी। और मुनीश कुमार जी ने भेजा है, इनकी पत्नी है। कैलाश राणा मोनू ने रामपुर से, और इन्होंने लिखा है आज कि इनकी पत्नी जो है आरती, अभी एक बेटे को जन्म दिया 20 दिसंबर को, और इससे पहले बेटी को 2 बार ऑपरेशन हुआ। उन्होंने बड़ी मार्मिक मेल लिखा है कि एक माँ होती है, माँ का एहसान बच्चे कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कई बार जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हीं माँ उन्हीं बाप के साथ जो सलूक करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि 9 महीना कोख में रखना और इतनी तकलीफ सहने के बाद उसे इस दुनिया में लाना, उसका मतलब और मकसद क्या होता है। तो आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कैलाश राणा जी, और दुआ है आपकी पत्नी और जो नया बेटा है दोनों स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे। संजय देसाई हैं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। राहुल कुमार हैं, भागलपुर, दंगा की कहानी सुनना चाहते हैं। पूर्वी मेहता हैं, ये हमेशा अच्छा मेल लिखती रहती हैं। प्रियंका कालरा जी हैं, और इनका कहना है कि हर फैसले के बाद जज अपना पेन क्यों तोड़ते हैं। तो प्रियंका कालरा जी, हर फैसले के बाद नहीं, जब डेथ पेनल्टी की बात आती है, सजाए मौत, फांसी की, तभी वो पेन, निब कहें उसको, जो भी तोड़ देते हैं। जनरली निब ही होता है, इंक स्याही वाला पेन होता है। उसके पीछे मैंने पहले भी बताया कोई और धारणा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ होती है, क्योंकि एक बुरा फैसला है किसी को सजाए मौत देना, तो हर कोर्ट, हर अदालत, हर जज इस सोच के साथ ये पेन तोड़ता है कि शायद उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी ऐसा फैसला हो, आने वाले वक्त में फिर किसी को आगे इस तरह की सज़ा हमें न देनी पड़े, सजाए मौत, फांसी की सज़ा। तो इसलिए वो कलम तोड़ देते हैं इस सोच के साथ कि शायद ऐसे फैसले लिखना दोबारा ना पड़े, तो ये पेन तोड़ दो। लेकिन ये धारणा ही रह जाती है और नई निभा जाती है, फिर नए फैसले लिखे जाते हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, ग्वालियर से, इन्होंने भी दिलरोज कौर की कहानी सुनाने के लिए कहा था। राहुल होरा है, इनका कहना है कि आपने क्या कभी आईपीसी की धाराओं के ऊपर क्राइम तक में कोई कहानी सुनाई है। तो आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं राहुल, थोड़ा थोड़ा किस्तों में मैंने ज़रूर अलग अलग कहानियों में जिक्र किया है, लेकिन अब पूरी धाराएं तो जो लॉयर हैं, वकील हैं, उन्हें भी रटा हुआ नहीं होता है, धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है। विकास मिश्रा जी हैं, इसके अलावा मोहम्मद अकील हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप में से कई लोगों ने कहानियों की फरमाइश की है, वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।